नमस्कार। आज हम सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शासन की मशीनरी कैसे काम करती है और जनसेवा की असली जिम्मेदारी क्या होती है। हम राजनीति को नारों से परे, जमीनी आंकड़ों और एक ठोस रणनीति के आईने में देखेंगे। चलिए गहराई में उतरते हैं। अगर हमें देश की राजनीति की बड़ी तस्वीर को समझना है तो हमें उत्तर प्रदेश की बिलसी जैसी एक एक विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत को समझना होगा, क्योंकि असली भारत की धड़कन इन्हीं गलियों और खेतों में सुनाई देती है। हर वोट एक कहानी कहता है और हम यहाँ उसी कहानी की सच्चाई को समझने आए हैं। तो बिलसी की जमीन असल में कहती क्या है? देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले उस जमीन की मिट्टी को, वहां के लोगों को, उनकी रोज की जिंदगी और उनकी चुनौतियों को समझना बेहद जरूरी है। बिलसी बदायूं जिले का एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर टिकी है। मतलब लोगों की जिंदगी फसल के दाम और सिंचाई के पानी पर निर्भर करती है। अगर हम यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखें तो ओबीसी समुदाय, खासकर शाक्य और मौर्य के साथ साथ यादव, अनुसूचित जाति और मुस्लिम आबादी की एक अहम भूमिका है, और यही सामाजिक समीकरण यहाँ की राजनीति को दिशा देता है। तो फिर इस जमीन पर लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? अगर हम ध्यान से सुने तो आवाजें बिल्कुल साफ हैं। सबसे ऊपर है कानून व्यवस्था, यानी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा। उसके ठीक बराबर खड़ा है किसानों का संकट, यानी उनकी मेहनत का सही दाम। और फिर आती हैं बेरोजगारी, महंगाई और सड़क बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां। यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हर चुनाव में खोजा जाता है। अब बात करते हैं 2022 के नतीजों की। इससे हम सिर्फ हार जीत की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली की तरह देखेंगे, जिसे हमें आंकड़ों की मदद से सुलझाना है। हमें ये समझना है कि नतीजा जो आया वो आखिर आया क्यों। 25,115 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 25,115 उम्मीदें हैं, 25,115 फैसले हैं। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का ये फासला ही हमारी पूरी जांच का केंद्र बिंदु है। सवाल ये है कि ये अंतर बना कैसे और ये हमें आने वाले कल के बारे में क्या बता रहा है। तो आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं, चलिए देखते हैं। कुल वोटरों में से लगभग 58% ने वोट डाला। इनमें से बीजेपी को 45.5% वोट मिले और समाजवादी पार्टी को लगभग 33.5%, यानी जीत का अंतर रहा करीब 12.25% का। ये नंबर हमें वो मैदान दिखाते हैं जिस पर ये चुनावी लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम बात छिपी है, वो ये है कि 42% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये लगभग 1.5 लाख लोग हैं, एक बहुत बड़ी खामोश आबादी। सवाल ये उठता है कि ये 1.5 लाख लोग कहाँ थे, वो वोट देने क्यों नहीं आए? असली राजनीतिक अवसर यहीं छिपा है। 2022 के नतीजों को हम अकेले में नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। पिछले 30 सालों के चुनावी पैटर्न में वो सुराख छिपे हैं जो आज की हकीकत को समझने के लिए जरूरी हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1993 में बीजेपी की लहर थी, फिर 2002 और 2012 में सपा और बसपा मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरे, और फिर 2017 में बीजेपी ने एक जबरदस्त वापसी की और 2022 में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। ये उतार चढ़ाव साफ दिखाता है कि बिलसी का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो वक्त और मुद्दों के हिसाब से अपना फैसला बदलता है। तो इस पूरे इतिहास से हमें 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो हमेशा से सपा और बसपा के बीच बंटता रहा है। दूसरा, बीजेपी की ताकत का एक बड़ा आधार ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़ना रहा है। और तीसरा, समाजवादी पार्टी का लगभग 1/3 का कोर वोट बैंक तो मजबूत है, पर वो उस दायरे से बाहर निकलने में संघर्ष कर रही है। और जब हम इन आंकड़ों और वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, उसकी एक उम्मीद है। और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की पहली शर्त यही है कि हर इंसान की गरिमा का सम्मान हो। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर हमें आगे की रणनीति को समझना होगा। इसके लिए हम एक बहुत ही सरल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम रणनीति के 4 मोर्चे कह सकते हैं। ये हमें 2022 के नतीजों के पीछे के कारणों को एक व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करेगा। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर होगा।
ये 4 मोर्चे हैं। पहला चुनावी, यानी वोटों का सीधा सीधा गणित। दूसरा संगठनात्मक, यानी जमीन पर पार्टी की मशीनरी कितनी मजबूत है। तीसरा नैरेटिव, यानी वो कहानी जो आप जनता को बताते हैं। और चौथा है संसाधन, यानी आपके पास अभियान चलाने के लिए क्या साधन हैं। चुनावी मोर्चे पर सबसे बड़ी कमजोरी है 12.3% का अंतर और विपक्ष के वोटों का बंटवारा। लेकिन यहीं पर अवसर भी छिपा है। 1/3 वोटरों का एक मजबूत आधार पहले से ही मौजूद है। अगर एक सही गठबंधन बन जाए तो ये बिखरे हुए वोट एक साथ आकर नतीजों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। संगठनात्मक मोर्चे पर जमीनी रिपोर्ट ये बताती है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता शायद पूरी तरह से सक्रिय नहीं थे, लेकिन अवसर यह है कि इस संगठन को फिर से खड़ा किया जा सकता है। कैडर में नया जोश भरकर, युवाओं और महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां देकर हर गांव और हर बूथ पर संगठन को दोबारा जानदार बनाया जा सकता है। अब बात कहानी की। नैरेटिव के मोर्चे पर विपक्ष का संदेश अक्सर सत्ता पक्ष के एजेंडे पर एक प्रतिक्रिया जैसा लगता है। मौका है अपनी एक नई, सीधी और सच्ची कहानी गढ़ने का। एक ऐसी कहानी जो सीधे बिलसी के लोगों के असल मुद्दों से जुड़े, उनकी नौकरी से, उनकी सुरक्षा से और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हक और सम्मान की बात करे। और चौथा मोर्चा है संसाधन का। ये सच है कि सत्ताधारी पार्टी की तुलना में संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अवसर है स्मार्ट तरीके से काम करने का। कार्यकर्ताओं की ताकत और आज के डिजिटल साधनों जैसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल संसाधनों की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सवाल आता है एक्शन का। इन सारी जानकारियों को एक कामयाब रणनीति में कैसे बदला जाए? ये रहा एक 90 दिन का खाका। ये सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, ये बेहतर शासन की नींव रखने का एक ब्लूप्रिंट है। समझे, 90 दिन पहले गठबंधन और संगठन को आखिरी रूप दें। 60 दिन पहले हर दरवाजे पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनें और उन्हें दर्ज करें। 45 दिन पहले उन्हीं समस्याओं के समाधान के आधार पर एक स्थानीय घोषणापत्र जारी करें। और आखिरी 30 दिनों में अपने संदेश को डिजिटल तरीकों से हर वोटर तक पहुंचाएं और उन्हें मतदान के लिए तैयार करें। आज के दौर में डिजिटल कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। इसका मतलब है व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अफवाहों को रोकना और सही जानकारी पहुंचाना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे असरदार वीडियो से युवाओं तक अपनी बात ले जाना। सड़क, बिजली, पानी जैसे स्थानीय मुद्दों पर आसान मीम बनाना और किसी भी गलत सूचना का तुरंत जवाब देने के लिए एक टीम तैयार रखना। और जब हम डेटा और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं तो एक जिम्मेदारी हमेशा याद रखनी चाहिए। लोगों से ली गई कोई भी जानकारी उनकी सहमति से सिर्फ और सिर्फ बेहतर शासन देने के मकसद से ही इस्तेमाल होनी चाहिए। किसी के निजता का सम्मान करना असल में उसकी गरिमा का सम्मान करना है। यही भारत के डेटा संरक्षण कानून की भी मूल भावना है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एक सीट जीतने की रणनीति से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी सोच की तरफ इशारा करता है जहां नेतृत्व आंकड़ों पर आधारित हो, लोगों की जरूरतों को गहराई से समझता हो और उनके प्रति पूरी तरह से जवाबदेह हो। देखिए, लक्ष्य सिर्फ एक बार जनादेश जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर रोज अपने काम से, अपनी सेवा से और लोगों की जरूरतों को समझकर उस विश्वास को कमाना है। क्योंकि विश्वास ही एक सच्चे और स्थायी नेतृत्व की असली बुनियाद होता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.